अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो ये मैराथन लेक्चर है ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। यहाँ पे मैं कवर करूँगा सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फ्लॉकवेज एंड मोरल्स। इसके साथ साथ मैंने 80 एमसीक्यूज लास्ट में लाए इसी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ने में आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में जो यहाँ पे है। जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कवर किया था सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन। इसके साथ मैंने बेसिक सोशोलॉजी कवर की। उसके साथ साथ मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड 80 एमसीक्यूज उसी वीडियो में लाए थे, ठीक है। इस तरह मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, मैं लास्ट में एमसीक्यूज रखता हूँ उसी टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें हमने कवर किया कास्ट क्लास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। इसके साथ साथ मैंने 110 एमसीक्यूज लाए थे इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद जो आज का टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये आज कवर करूंगा मैं। तो यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है इसके रिलेटेड मैंने 80 एमसीक्यूज लाए। और इसके साथ साथ मैं आपको थ्योरी पोर्शन भी करवाऊंगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा अच्छे से। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पहले उसको देखिए, लास्ट में फिर एमसीक्यूज पे जाते हैं, ठीक। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लाई हैं, दो एंगल से इस सोशल इंस्टीट्यूशन को समझ लेते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ग्रुप हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक फैमिली हो सकती है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो इसके स्पेसिफिक रूल्स नॉर्म्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। देखो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आपको किसी आप में से किसी को यहाँ पे किसी बच्ची या बच्चे को एडमिशन करवाना है, ठीक है। सबसे पहले वो फर्स्ट में जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा। आप डायरेक्टली उसको थर्ड में नहीं ले जाओगे। यहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। यही एक्सपेक्टेशंस ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये रखते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से, ठीक है। ये इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखी है, द फैमिली, गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन, यहाँ पे एंड मीडिया, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जिस तरह मीडिया के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इट इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड टू परपेचुएट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रिजर्व इट्स फॉर्म्स, ठीक है। देखो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, एक और डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, इनके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है पैटर्न वे में। एक पैटर्न होता है उन सेट ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उनके पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यानी हमेशा के लिए, इंडेफिनिट टाइम, परपेचुएट मींस हमेशा के लिए ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये इसका मतलब है यहाँ पे इस डेफिनेशन में, ठीक है। सोशल पहला क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके एक नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक सोसाइटी का मेंबर जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। दूसरी जो डेफिनेशन वो है, वो क्या है कि इनके पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, इनको फॉलो, ये हमेशा के लिए एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इसको प्रिजर्व करते हैं इस सोसाइटी को। ये इनका एम होता है और ये इसके लिए काम करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ठीक है। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक सोशल इंस्टीट्यूशन का, दे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अक्रॉस कल्चर्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशलाइजेशन, स्कोप, फॉर्मेलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ओवर टाइम वेरी करते हैं, और जब ये किसी और कल्चर के साथ मिल जाते हैं, अक्रॉस मतलब उनके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो वहाँ पे भी चेंजेस आ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, एक फायर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें अगर है, ये इनको अडॉप्ट करेंगे ये सोशल इंस्टीट्यूशन, इसीलिए इसमें चेंज आ सकती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी है इस सोशल इंस्टीट्यूशन में, ये यहाँ से कुछ ना कुछ इसके बदले लाएंगे, ठीक है। इसी तरह स्पेशलाइजेशन, स्कोप, किसी फॉर एग्जांपल देखो स्कोप, फॉर एग्जांपल कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी सब्जेक्ट, यहाँ पे एक और सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, इसकी अच्छी डिमांड है, ठीक है, इसका स्कोप अच्छा है, तो ये यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे इसको भी, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है सोशल इंस्टीट्यूशन का, ये चेंज होता है ओवर टाइम और जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसी और कल्चर के। इसके बाद दियर बेसिक नेचर एंड पर्पस आर सिमिलर एवरीवेयर, ये तो पता है। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे है, दोनों का मेन एम क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको उनको उनकी मतलब डिजीज़ को क्योर करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, ये इनकी मतलब इनका मेन पर्पस यहाँ पे होता है। और एजुकेशन में फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे भी मेन पर्पस क्या है कि बच्चों को एजुकेशन देनी है। यहाँ पे भी एजुकेशन, अब तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेन पर्पस क्या है, सेम है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर रेसिस्टेंट टू चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या है, वंस ए चेंज ओकर्स इन पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन इट टेंडर्स टू अफेक्ट द अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। किस तरह, ये इसका मतलब क्या है, अगर एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसने अडॉप्ट किया कुछ बाहर से, ठीक है, अगर इसमें ये सक्सेसफुल हो गया तो इर्द गिर्द के कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो भी इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी का इसका मतलब ये है कि इट टेंडर्स
टू अफेक्ट द अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल, दूसरे इंस्टीट्यूशंस है ना वो भी इसको अडॉप्ट करने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इन द सेंस ये हर एक सोसाइटी में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हॉस्पिटल होगा, दूसरी सोसाइटी में भी हॉस्पिटल होगा, एक यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम होगा, यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम होगा, यहाँ पे भी इसी तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे, यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, परपेचुएशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। यानी ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड, यानी हमेशा के लिए, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता। परपेचुएशन यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। ये हमेशा के लिए काम करता है, मतलब हम एजुकेशन को इस सोसाइटी में बंद नहीं कर सकते, ये हमेशा चलती है, ठीक है। तो इस तरह ये आप याद रखना। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है परपेचुएट ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। ये प्रिजर्व करते हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ये प्रिजर्व करते हैं सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के नॉर्म्स को मेंटेन करते हैं, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करता है, कोई डिसऑर्डर होगा उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, मीटिंग द मेजर नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मींस मीटिंग द मेजर नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो जो नीड सोसाइटी के मेंबर्स की होगी उन पे उतरने की कोशिश करते हैं, यानी उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये एक और ऑब्जेक्टिव इनका ये एम होता है कि हमने जो नीड होगी मेंबर्स की, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी नीड होगी, उनको फुलफिल करना है। ये किसकी, ये इनका एम होता है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, ये आपको याद रखना है। सोसाइटी इज फंक्शनली इंटीग्रेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये जो सोसाइटी होती है ना, ये एक दूसरे से इसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसका ये मतलब है। ये मैंने यहाँ पे नोट लिखा। इसके बाद मेजर 5 टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस मैंने लाए हैं यहाँ पे। पहले 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ना मेजर, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो डील करते हैं इकोनॉमिक एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को। उसके बाद है पॉलिटिकल, जो लॉ को मेंटेन करते हैं, दोज दैट आर कंसर्न विद सोशल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल, सोसाइटी में अगर कोई डिसऑर्डर होगा उनको कंट्रोल करना, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का काम है, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दोज कंसर्न विद द सुपरनेचुरल मैजिक एंड रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजन के साथ कनेक्टेड है, सुपरनेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। इसके बाद फैमिली इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फैमिली इंस्टीट्यूशन दोज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप, जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी सेट किए गए हैं एक फैमिली के रिलेटेड, किस तरह एक फैमिली को डेवलप करना है, किस तरह शादी करनी है, किस तरह केयर करनी है अपनी बच्चों की, वो सब चीज़ें इसमें आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, दोज डील इन द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रोल्स, वैल्यूज, स्किल्स, नॉलेजेस, एटीट्यूड्स। वो इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के मेंबर्स को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एटीट्यूड प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कहते हैं सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ईच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सोशल फंक्शंस, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन जो हमने ऊपर बात की जिन 5 इंस्टीट्यूशंस की, इनकी जो 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होती है, ठीक है। एक तो प्राइमरी फंक्शन होती है इनकी, एक होती है सेकेंडरी फंक्शन। अब यहाँ पे मैनिफेस्ट है, इसका एक और नाम एक्सप्लिसिट है, डायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, हिडन है, लेटेंट है। इस तरह आपको ये याद रखना है। अब याद अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ, यहाँ पे प्राइमरी है ना, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा डायरेक्ट डाटा, इनडायरेक्ट डाटा, ठीक है। डायरेक्ट डाटा हम ज़्यादातर प्राइमरी लेते हैं ना, हम जब डायरेक्टली इंटरव्यू करने जाते हैं, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ये डायरेक्ट है। और एक्सप्लिसिट यानी जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने जब कलेक्ट डाटा किया होगा ना तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लिसिट का मतलब है जिसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, तो हम खुद उसको की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद मैनिफेस्ट किस तरह याद रखोगे, मैनिफेस्ट को माइंड के साथ कनेक्ट करो। माइंड मीन्स मेरा, मेरा मीन्स मतलब पोजेशन दिखा रहा है अपना, है ना, प्राइमरी मेरा है, मतलब इस तरह मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स कभी कभी बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए। इसके बाद है ये हिडन है, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको, हिडन भी बोलते हैं इसको, लेटेंट भी बोलते हैं इसको। लेट, यहाँ पे देखो लेटेंट है ना, लेट के साथ कनेक्ट करो। सेकेंडरी दूसरा है, पहले प्राइमरी है। इस तरह इनडायरेक्ट, आपने इनडायरेक्ट डाटा भी पढ़ा होगा, तो इस तरह भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम प्राइमरी फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फैमिली उठाते हैं, फैमिली को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फैमिली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी किसको कहते हैं। वहाँ पे अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे, आपको देखना है कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोशल यूनिट, ठीक है। सोशल मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, फैमिली होगी तब सोसाइटी होगी। 2 मेन फंक्शंस क्या है सोशल, ये फैमिली की जो 2 मेन फंक्शंस है ना, वो ये है रिप्रोडक्शन, एक तो ये जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी बात ये है कि ये सोशलाइजेशन करते हैं। यानी ये एक फॉर एग्जांपल आप किसी एक फैमिली है, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको सोशलाइज किस तरह करते हैं, क्योंकि ये इनको मतलब घर वाले समझाते हैं कि गलत क्या है ठीक क्या है, ये इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। अब वो कहाँ जाना है, क्या पहनना है, किस तरह रहना है, किस तरह लोगों से बात करनी है, ये कौन इनको समझाते हैं, फैमिली, ठीक है। यही फैमिली की फंक्शन होती है, सोशलाइज करते हैं बच्चे को। इसके बाद फैमिली हेड्स यानी पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेनिंग चिल्ड्रन। ये आपको समझ आया होगा, फैमिली के हेड जो होते हैं ना, मैंने हेड्स इसलिए लिया कभी पेरेंट्स नहीं होते, उनके जो बड़े होते हैं भाई भाई वो सब, तो उनका इंपॉर्टेंट रोल है रहता है बच्चों की ट्रेनिंग में, ठीक है।
टाइप्स ऑफ फैमिली यहाँ पे मैंने ली है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, ये तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। ऑल्सो नून एज एलिमेंट्री फैमिली भी इसको कहते हैं, एटॉमिक फैमिली भी इसको कहते हैं, यहाँ पे सीरियल पैकेट फैमिली भी इसको कहते हैं, कंजुगल फैमिली भी इसको कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इन ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज़ एक्सक्लूडेड फैमिली फॉर्म डोमिनेटर्स, यानी ये वाली फैमिली है ना, ये ज़्यादा रूरल एरियाज़ में जो ट्रेडिशनल टाइम से चली आ रही है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड फैमिली सिस्टम होता है। क्या इसका मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हस्बैंड भी होता है, वाइफ भी होती है, वाइव्स भी होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, चिल्ड्रंस भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, इसमें सब कुछ आता है। इसको एक्सक्लूडेड कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर फैमिली है ना, इसमें सिर्फ होती है क्या, एक तो होगा हस्बैंड और वाइफ होगी और उनके चिल्ड्रंस होंगे, बस इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। मैंने हर एक टू द पॉइंट्स यहाँ पे मतलब इनके टू द पॉइंट्स रखे हैं। आप इनको एक दफ़ा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ भी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं, ठीक है। एवरी सोसाइटी नीड्स टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ द सिक्योर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इसकी जो ये फंक्शन है ना, यहाँ पे जो कुछ एक सोसाइटी में जिस चीज़ की कमी है ना, उसको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना, ये एक फंक्शन है एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्री की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक कंट्री है, दूसरी कंट्री, इनको तेल लेना है बाहर से। अब ये किस मैनेजरेबल वे में इसको इफेक्टिव वे में यूज़ करेंगे, ये कंट्री खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होगा जो इसको मैनेज करेगा, ठीक है। इस तरह आप ये याद रखना। गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड टू मीट द बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज एक सोसाइटी, एक सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, तो गुड्स एंड सर्विसेज आया ना, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। हैव टू प्रोड्यूस टू मीट, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन देख लेगा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। ये तो आप समझ लें इकोनॉमिक्स का मंत्रा है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। ये इन चारों चीज़ों के इर्द गिर्द एक पूरी इकोनॉमिक्स घूम रही है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं चार चीज़ों की इर्द गिर्द घूमती है। प्रोडक्शन क्या करनी है, एक्सचेंज किस तरह करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करना है और कंजप्शन किस तरह करनी है, ये सब इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। इसके बाद है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं? दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पांसिबल फॉर मीटिंग प्रोवाइडिंग सुपरविजुअल नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये सुपरविजुअल जिस जो नीड होती है ना, तो ये वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर पजलिंग क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, ह्यूमन डेस्टिनी क्या है, इस ये यूनिवर्स है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका जवाब यही सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें देते हैं। रिलीजियस ये वाला सोशल इंस्टीट्यूशन हमें, ये वाले जो आंसर्स है ना, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद religion institutions provide explanation for these puzzling questions of life and provide meaning and purpose of life, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। यही सोशल, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो यही प्रोवाइड करता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ये पजलिंग क्वेश्चंस क्यों है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्यों है, ये हमें रिलीजन बताता है ना। इसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है क्या? गवर्नमेंट एंड लॉ रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑफ इन्वेजन, यानी पॉलिटिकली गवर्नमेंट मैनेज करती है ना। अगर इंटरनल सोसाइटी या इंटरनल कंट्री में कोई मसला होगा तो इसको रिजॉल्व कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है? यही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। बाहर से खतरा होगा किसी कंट्री से, तो इन्वेजन का, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? यही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यही मैनेज करता है इन चीज़ों को। इसके बाद दे आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दोनों लेवल है। कंट्री लेवल पे भी, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी ये लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं दोनों लेवल्स पे। एनफोर्सिंग सोशल कंट्रोल, ये सोशल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको समझने के लिए मैंने आगे कुछ टर्म्स आई है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। एनफोर्सिंग सोशल कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? देखो सोशल कंट्रोल देख लेते हैं। ये वो लॉज होते हैं, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक इंसान को रोकता है कोई गलत काम करने से, ठीक है। इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, वो जुआ खेलना चाहता है, इसको कौन रोकता है? अंदर का वो एहसास, वो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाता है। तो ये जो कंट्रोल है ना, इसके जो इसके माइंड में आ जाता है कि मैं फैमिली में मतलब या सोसाइटी में मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये करूँगा, अगर मैं अल्कोहल पीऊँगा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसको सोशल कंट्रोल कहते हैं। ये जो लॉज है ना, ये एक इंसान को रोक लेता है कोई ऐसी एक्टिविटी करने में जो सोसाइटी के खिलाफ होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद रखना, ये वो लॉज है, इनको भी एनफोर्स कौन करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं, ठीक है। दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, ये रिस्पांसिबल होते हैं एक सोसाइटी के मेंबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। इसका यही मतलब है। इसके बाद दीज आर रिस्पांसिबल फॉर वर्टिकल एंड ट्रांसमिशन, वर्टिकल, इसके बाद दीज आर रिस्पांसिबल फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर्स।
दो किस्म के कल्चर्स होते हैं, एक को टच कर सकते हैं, दूसरे को हम टच नहीं कर सकते। इनको भी ट्रांसमिट करने में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, जियोग्राफिकली भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। किन सोशल इंस्टीट्यूशंस की? एजुकेशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होता है? वो जियोग्राफिकल स्पेस, सोसाइटी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में इसको ट्रांसफर करना है, ये इसका काम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके। ठीक है, और वर्टिकल किस तरह याद रखोगे? आपने हायरार्की देखी होगी ना, हायरार्की किस तरह हम बनाते हैं? वर्टिकल, ये है ना हायरार्की, इसके दो बच्चे, फिर इसके दो बच्चे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, हायरार्की इसको कहते हैं ना। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल है ना खड़ा। जब भी देखो वर्टिकल किस तरह, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। देखो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ठीक है, वर्टिकल वी को, वी से याद रखो, वी खड़ा होता है ना इस तरह। अब एक आपको, या वी वर्टिकल है ना, खड़ा है ना, तो इस तरह याद रखो। इस तरह है ना, जो जो ये है ना मेंबर्स है इसके, ये खड़ा होना है ना, मतलब इस तरह खड़ा है ना, तो इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इस तरह भी आप ये याद रख सकते हो। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको देखना अच्छे से। इसके बाद मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस विद प्राइमरी फंक्शन, मैंने एक जगह, मतलब जो कुछ मैंने ये प्राइमरी फंक्शन ऊपर दिखाई ना, इसको मैंने एक ही जगह यहाँ पे लाया है सिंपल वे में। द फैमिली, प्री क्रिएशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको मैंने बोला सोशलाइज करते हैं, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इनकी फंक्शन होती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंटर ऑफ नॉलेज, ये भी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कल्चर को ट्रांसमिट करना। इसी तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीटिंग स्पिरिचुअल नीड्स, सर्विंग एज सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी अथॉरिटी ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेसिंग ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, पजलिंग क्वेश्चंस है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये एजुकेशनल, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सोशल कंट्रोल एंड ये टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लाई है। सोशल डिवियंस, सबसे पहले सोशल डिवियंस को समझते हैं। ठीक है, कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, उसके डिफरेंट नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस है, जो कुछ भी एक सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड है, एग्जिस्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोई बंदा इनसे फरार करता है, मतलब इनसे दूर भागता है, इनको एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को के अगेंस्ट जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सोशल डिवियंस, यानी गुमराह। डिवियंस मींस गुमराह। ठीक है, तो दिस मूवमेंट और प्रोसेस अवे फ्रॉम एक्सेप्टेड, याद रखें, प्रोसेस को, उस इंसान को सोशल डिवियंस नहीं कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सोशल डिवियंस। ठीक है, कन्फर्मिस्ट्स नॉन कन्फर्मिस्ट्स, इसका क्या मतलब है? जो इंसान जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के मानता है, अबाइड करता है, तो उसको कहते हैं कन्फर्मिस्ट। एंड दोज ऑफ ए सोसाइटी, दोज मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और ए ग्रुप हु डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए सोसाइटी और द ग्रुप आर कॉल्ड नॉन कन्फर्मिस्ट। ये नॉन है यहाँ पे। ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट, वो इंसान जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह एक्सेप्ट करता है, उसको कहते हैं कन्फर्मिस्ट, और जो नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन कन्फर्मिस्ट। ऊपर है प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं सोशल डिवियंस, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सोशल कंट्रोल समझ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ सोशल कंट्रोल है क्या। देखो, सोशल कंट्रोल आज के बाद आपके सामने आया ना, आप समझ लेना पनिशमेंट है ये। ठीक है, पनिशमेंट या वो स्ट्रिक्ट लॉज जो है ना सोसाइटी के, जो एक इंसान को रोकती है। ठीक है, लॉज भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो एक इंसान को रोकती है कोई गलत एक्टिविटी करने से। सिंपल सोशल कंट्रोल ये है। फॉर एग्जांपल, ये एक सोसाइटी है, ये एक इंसान है। ठीक है, ये दो लेवल्स पे इंसान इसके खिलाफ जा सकता है। जो इंसान इसके खिलाफ जाएगा इसको क्या कहेंगे? नॉन कन्फर्मिस्ट, मैंने बोला आपको पहले ही। और अगर ये इसके अबाइड किए सब लॉज, मतलब सोसाइटी के लॉज मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी अबाइड किए, उसको क्या कहेंगे? कन्फर्मिस्ट। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसान है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है दो तरीकों से। जो अगेंस्ट जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोशल डिवियंस। ठीक है, ये चला गया सोसाइटी के खिलाफ, एक तो माइक्रो लेवल पे, एक तो मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल्स पे। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। ठीक है, इसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। अब वो पनिशमेंट माइक्रो लेवल पे क्या मिलेगी और मैक्रो लेवल पे क्या मिलेगी? माइक्रो लेवल पे किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है? देखो, एक इंसान एल्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं करता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, फीमेल उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, इसको गलत समझेंगे ना लोग। लोग कहेंगे ये अच्छा इंसान नहीं है, इसकी तरबियत अच्छी नहीं है, इसी तरह ये इंसान अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें उसके बारे में बोलेंगे ना, ये इसके लिए एक पनिशमेंट है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे। और अगर इसने किसी का मर्डर किया, किसी चोरी की, इस तरह की, इसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? माइक्रो लेवल पे इसको ये वाली पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये किसको मिलती है? नॉन कन्फर्मिस्ट को। अगर कन्फर्मिस्ट होगा तो उसको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवार्ड। ठीक है, रिवार्ड किस तरह मिलेगा? यहाँ पे मेडल्स मिल सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है अगर इसने कोई अच्छा काम किया मैक्रो लेवल पे। लेकिन इसी तरह अगर इसने मैक्रो लेवल पे एक एल्डर्स की रेस्पेक्ट की, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट की, इसको अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग इसके बारे में अच्छी बातें कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए रिवार्ड है। ठीक है, इसके लिए कन्फर्मिस्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is simply a means by which conformists are rewarded and non-conformists are punished. इसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। There are two major types of social control mechanisms. ठीक है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव को देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सोशल कंट्रोल, दिस इन्वॉल्व्स punishment और regulating social behavior of deviant। देखो,
एक तो पनिशमेंट आ गया नेगेटिव सोशल कंट्रोल में, क्योंकि पनिशमेंट दी जाती है, नेगेटिव चीज़ है ना। इसके बाद रेगुलेटिंग बिहेवियर ऑफ डिविएंट, कोई भी गुमराह इंसान जो है ना, जो ट्रैक से हट गया है, सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, एक नॉन कन्फर्मिस्ट बन चुका है, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए जो जो पनिशमेंट उसको एक सोसाइटी देगी, एक लॉ देगा, एक कंट्री देगी, एक गवर्नमेंट देगी, तो उसको क्या कहेंगे, वो किस में आएगा, नेगेटिव सोशल कंट्रोल में। ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि वो डिविएंट को ट्रैक पे लाते हैं ना। दिस सोशल कंट्रोल मे बी एट माइक्रो और इनफॉर्मल लेवल एंड मैक्रो और फॉर्मल लेवल। ठीक है, दो लेवल्स पे होता है सोशल कंट्रोल, एक तो माइक्रो लेवल पे होता है, एक मैक्रो लेवल पे, जो पहले मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, माइक्रो में आई है, इनफॉर्मल में भी आई है, यहाँ पे मैक्रो में आई नहीं है, यहाँ पे कोई आई नहीं है। ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ट्रिक के साथ बीच बीच में बता देता हूँ ना, तो इससे ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया है ना लेक्स के ऊपर, 130 लेक्स प्लस 130 लेक्स से ज़्यादा मैंने वहाँ पे कवर किया ट्रिक्स के साथ। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की वीडियो है अच्छे से। और जिसको पीडीएफ भी चाहिए ना उसकी, वो भी मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देगा, और इस वीडियो की जिसको पीडीएफ चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ट्रिक्स में साथ साथ बता देता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो। इसके बाद एट माइक्रो लेवल, ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्मॉल ग्रुप सच एज फैमिली और पीर ग्रुप। ठीक है, फैमिली और पीर ग्रुप, ये जो माइक्रो लेवल पे होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल सा ग्रुप है, फैमिली का है, पीर ग्रुप यानी छोटा फ्रेंडशिप ग्रुप है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी इसको भी कहेंगे माइक्रो लेवल। ठीक है, माइक्रो लेवल छोटी लेवल पे होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो यहाँ पे गॉसिप ब्रेक बाइटिंग, सिंपल थ्रोइंग। सिंपल थ्रोइंग क्या है, मतलब जो बकबक करता है ना, इसको इन जो बकबक करना, इस तरह रिप्रेमेंडिंग, पेंचिंग यानी सो मच, बीटिंग, रिडिक्यूलिंग, स्कॉल्डिंग, ऑस्ट्रासाइजिंग। ठीक है, बाइकआउट करना किसी मतलब मेंबर सोसाइटी के किसी भी घर से, हम जब बाइकआउट करते हैं ना, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, फिर लोग मतलब उनके साथ बात ही नहीं करते हैं, तो ये भी एक पुनिशमेंट है माइक्रो लेवल पे। ठीक है, द पुनिशमेंट कैन बी इन द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल फॉर्म। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी से बात ही नहीं की हमने, तो वो साइकोलॉजिकली मतलब एनजाइटी के थ्रू चला जाएगा, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब जब कोई उसे बात ही नहीं करेगा, ये भी एक साइकोलॉजिकल पुनिशमेंट है। इसी तरह सोशल, सोसाइटी भी उससे बाइकआउट कर सकती है, यहाँ पे मैंने लिखा ओस्ट्रासाइजिंग। इसी तरह फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मारना पीटना, ये सब ये माइक्रो लेवल पे, मतलब छोटी लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि ये सब इसमें आते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जांपल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल गॉसिप मतलब बैक बाइटिंग, सिंपल थ्रोइंग, टॉकेटिव, रिप्रेमेंड, पेंचिंग, बेटिंग, रिडिक्यूलिंग, स्कॉल्डिंग, ऑस्ट्रासाइजिंग। ठीक है, बाइकआउट करना, ये सब माइक्रो लेवल पे आ जाता है। ये स्मॉल ग्रुप्स में होता है, ये जो लेवल है ना, ये स्मॉल ग्रुप्स में होता है। यानी पुनिशमेंट करना किसी इंसान को इस लेवल पे, छोटी लेवल पे, उसके बारे में पीछे बातें करना, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बोला। अगर फॉर एग्जांपल किसी को चुटकी निकालना, किसी की इसी तरह रिड्यूल करना, स्कॉल्ड करना, डांटना, ये छोटी लेवल पे आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं मैक्रो और फॉर्मल लेवल पनिशमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनिंग, आपको फाइन भरना पड़ेगा अगर आपने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। फायरिंग, आपको नौकरी से निकाला जाएगा अगर आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। डिमोशन, आपकी रैंक, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आपको डिमोशन आपकी हो सकती है, यानी आपकी रैंक कम की जा सकती है डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद इम्प्रिजनमेंट, बैनिशमेंट, ये भी इसी में आता है। एक्स कम्युनिकेशन, यानी आप पब्लिकली आपको बैन किया जाएगा कि आप मतलब आप स्पीच नहीं दोगे, ये सब। इसके बाद कैपिटल पनिशमेंट है, ये सब इसमें आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रो लेवल पे आता है। पनिशमेंट्स है नेगेटिव सोशल कंट्रोल की। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, देखो जो नेगेटिव सोशल कंट्रोल है ना, उसका अपोजिट है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। ठीक है, वो नॉन कन्फर्मिस्ट्स के लिए है, ये किन के लिए है, ये कन्फर्मिस्ट्स के लिए। ठीक है, कन्फर्मिस्ट जो सोसाइटी के लॉज को अवॉइड करते हैं, जो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं, इनको रिवार्ड्स मिलते हैं दोनों लेवल्स पे। वहाँ पे भी दोनों लेवल्स पे पनिशमेंट मिलती है, यहाँ पे दोनों लेवल्स पे रिवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है माइक्रो लेवल पे देखने हैं पहले। देखो सिंपल स्माइल्स, कोई मतलब वो अच्छा इंसान है, उसके उसको देख के ना अच्छी मतलब स्माइल आ जाती है फेस पे। सेइंग एनकरेजिंग वर्ड्स, मतलब अच्छे अल्फाज उसके बारे में बोलना। इसी तरह शेकिंग हैंड्स, ये भी आएगा इसमें। थैंकिंग, शोइंग सम एप्रिसिएशन। मैक्रो लेवल पे क्या मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। इसी तरह स्टेट्स इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह और भी जो मेडल्स हैं, जो डिफरेंट रिवार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल भारत रत्न, इसी तरह जो 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 अवार्ड्स हैं, महावीर चक्र है, जो जो अवार्ड्स है ना, नोबेल प्राइज इवन, वो भी इसी में आएगा मैक्रो लेवल पे। ठीक है, रिवार्ड्स मिलेंगे जब सोसाइटी के लिए वो अच्छा काम करेगा, उसको मैक्रो लेवल पे रिवार्ड्स मिलेंगे। मैक्रो यानी बड़ी लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी मैं यहीं पे करवाऊंगा। अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस जो भी है वो देखे, मैंने किस तरह आपको डेफिनेशन याद करवाई कीवर्ड्स के साथ, मतलब बहुत सारी डेफिनेशन, जहाँ जहाँ पे मतलब मैंने जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ आ जाती है ना, मैं कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं ये दो डेफिनेशन आपको याद भी करवाऊंगा कीवर्ड से। देखो, अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैथ, नॉर्म्स रेफर टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है ये किसने बोला था नॉर्म्स के रिलेटेड के ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि नॉर्म्स आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशनड है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। याद किस तरह रखो, देखो यंग लोग हैं ना, कंट्री को बनाने में इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। टू मेक कंट्री टू मेक कंट्री
डेवलप्ड। इन लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, ठीक है। आ गया एक तो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन कीवर्ड है ना, एक्सपेक्टेशंस इनसे रखी जाती है यंग और कंट्री बनाने में, मेक मतलब कंट्री बनाने में, इसलिए मैंने मेक बोला यहाँ पे, इस तरह भी याद रख सकते हो। और दूसरी दूसरी जो डेफिनेशन है ना, अकॉर्डिंग टू एच एम जॉनसन, इन्होंने क्या बोला नॉर्म्स के रिलेटेड, एंड नॉर्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हेल्ड इन द माइंड दैट सेट सर्टेन लिमिट्स फॉर बिहेवियर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो ये नॉर्म्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं हमारे माइंड में, जो लिमिट करता है हमें कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करने में, ठीक है। इसके बाद इसको किस तरह याद रखेंगे, देखो ये जॉनसन है ना, जॉन है ना, हमारे अंदर एक जॉन होती है, ठीक है, जिसको हम सोल कहते हैं, ठीक है। उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको सोल कहते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नॉर्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करो, याद हो जाएगा। छोटी चीज़ है ना, जब एक दो दफ़ा आप इस डेफिनेशन को पढ़ लोगे ना, उसके बाद देख लेना, ये एब्स्ट्रैक्ट को जॉन के साथ कनेक्ट करना याद हो जाएगा। इसके बाद इवन इन द अनसिविलाइज्ड एंड बारबरिक सोसाइटीज वी आल्सो फाइंड सम नॉर्म्स, यहाँ पे टेक्स्ट मिस्टेक है, वी आल्सो फाइंड सम नॉर्म्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि चाहे सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो, या चाहे सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो, चाहे बारबरिक हो, वहाँ पे भी सम नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स तो होते हैं, ठीक है। अब आप अगर अगर आपने ये डेफिनेटली ये लाइन नहीं पढ़ी होगी, आप जाओगे वहाँ पे आएगा बारबरिक सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, आप लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, बोलोगे नहीं वहाँ पे बारबरिक है, वहाँ पे कौन से नॉर्म्स होंगे, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। इसके बाद कल्चर पे पहुँचते हैं, क्योंकि कल्चर जब आपको समझ आएगा ना अच्छे से, उसके बाद आप नॉर्म्स पे पहुँचेंगे, फ्लॉकवेज पे पहुँचेंगे, मोरल्स पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये टर्म आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। कल्चर को देखते हैं अच्छे से। द टर्म कल्चर ये किससे डिराइव हुई है, कल्चर से, ठीक है, KUL वहाँ पे आ सकता है कि, क्योंकि नॉर्म्स आपका टॉपिक है ना, ये कल्चर से ही रिलेटेड है, ये सब टॉपिक है ना, ये एक ही टॉपिक है, ये कल्चर भी इसी में आएगा। तो यहाँ पे इन जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी का वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, ये नोट है ना, कुछ मिसकंसेप्शन जो हमारे मतलब माइंड में होते हैं, मतलब हर एक इंसान की ये मिसकंसेप्शन हैं जो मैंने आगे बताया, ये कल्चर के लिए रिलेटेड। हम समझते हैं, क्या समझते हैं, ये व्हेन वन इज सेड टू बी कल्चर्ड ही और शी इज सेड टू बी सिविलाइज्ड, उसको कहेंगे सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मींस डेवलप्ड। हम कहेंगे जो वो इंसान कल्चर्ड है, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है कि अगर किसी इंसान को बोलेंगे ना ये वेल कल्चर्ड है, इसको मतलब लोग समझते हैं कि इसने बोला कि ये वेल सिविलाइज्ड है, इनकी सिविलाइजेशन डेवलप्ड है, ये सब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं आगे बताऊंगा असल कल्चर की असल डेफिनेशन क्या है। एक और मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि ए कॉमन यूज्ड मिसकंसेप्शन इज दैट विच इक्वेट्स कल्चर विद द थिंग्स विच आर कलरफुल, कस्टमर्स, क्लोथ्स, डांसिंग, म्यूजिक। हम हमें एक और माइंड में मतलब एक और मिसकंसेप्शन है, हम समझते हैं जो ये कल्चर है ना, जो हम मतलब डेज मनाते हैं, कस्टमर्स, क्लोथ्स हम पहनते हैं, ये हमारा मतलब कल्चर है, कलरफुल। वो फॉर एग्जांपल ईद है, जो बैसाखी है, ये जो डेज है ना, हम डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये कल्चर है। लेकिन ये भी फुल डेफिनेशन कल्चर की नहीं है। देखो फुल डेफिनेशन क्या है कल्चर की, यहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है। देखो द होल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, होल वे ऑफ लाइफ, चाहे वो स्पेसिफिक डे हो, चाहे वो पूरा साल हो, पूरा साल ही कल्चर होता है, ठीक है। किस तरह एक सोसाइटी रहती है उसको कहेंगे क्या, कल्चर। वो पर्टिकुलर डे पे नहीं होता है, ठीक है, पूरी लाइफ, पूरा साल, ठीक है। द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इट इंक्लूड्स व्हाट दे ड्रेस। चाहे फॉर एग्जांपल हम ईद पे अच्छे क्लोथ्स लगाते हैं, हमारा कल्चर नहीं है। कल्चर वो होगा जो हम सुबह से लेकर मतलब 1 जनवरी से लास्ट डे तक, हम मतलब 31 दिसंबर तक जो हम पहनेंगे उसको कहेंगे कल्चर, ठीक है। डियर मैरिज कस्टम्स, कस्टम्स मैरिज भी आएंगे, लेकिन ये छोटी डेफिनेशन है, ये जो मैंने ऊपर बोली ना, ये छोटी डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। उसमें इसमें सब कुछ आता है। देखो मैरिज भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मैरिज भी आएंगे, फैमिली लाइफ भी आएगी, आर्ट, कल्चर, पैटर्न, वर्क, रिलीजियस सर्मनीज, लेजर टाइम, इवन लेजर टाइम, हॉबीज, हमारी हमें फ्री टाइम में जो कुछ टाइम मिलता है जो हम करेंगे वो भी आएगा इसमें, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स मटेरियल गुड्स, यानी हम गुड्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बोज करते हैं, एरोज, प्लोज, फैक्ट्रीज, मशीन्स, कंप्यूटर, बुक्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कल्चर एक वास्ट टर्म है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बस फेस्टिवल्स मनाते हैं वही कल्चर है, या हम कोई डे मनाते हैं वही कल्चर है। नहीं, कल्चर की कंप्लीट डेफिनेशन ये है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो कुछ हम करेंगे ना, मतलब सुबह से शाम तक, वो कल्चर है, ठीक है, वो स्पेसिफिक डे पे नहीं होता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं। कल्चर इज ऑर्गेनिक, मतलब इट इज ऑर्गेनिक व्हेन वी कंसीडर द फैक्ट दैट देयर इज नो कल्चर विदाउट ह्यूमन सोसाइटी। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग, ये आपको पता होगा। ऑर्गेनिज्म के साथ याद नहीं हो जाता है तो आप ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट करो, ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं। ये जब लिविंग, आपको ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इस तरह याद रखें, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि सोसाइटी में जब लिविंग बींग्स होंगे तब सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी ना, कल्चर तब एग्जिस्ट करेगा। देखो इट इज एन ऑर्गेनिक व्हेन वी कंसीडर द फैक्ट दैट देयर इज नो कल्चर विदाउट ह्यूमन सोसाइटी। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो कल्चर कहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक है, ये लिविंग लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब होंगे लिविंग्स तब हम कल्चर कहेंगे। इसके बाद कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। सुपर ऑर्गेनिक इसका क्या मतलब है, इट मीन्स जो ये कल्चर है ना, ये बियॉन्ड इंडिविजुअल लाइफ जाता है, ठीक है। कोई इंसान मर गया लेकिन कल्चर तो फिर भी रहेगा वहीं पे, ठीक है। ये आपको याद रखना, कोई इंडिविजुअल मर गया उसकी लाइफ टाइम लिमिटेड है, लेकिन ये कल्चर है ना, इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनिट होती है। ये आपको याद रखना है, इसी को कहेंगे कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक, ठीक है, सुपर ऑर्गेनिक। इसके बाद कल्चर इज ओवर्ट और कोवर्ट, ठीक है। कल्चर विजिबल हो सकता है, हिडन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मटेरियल
नॉन मटीरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर। कोवर्ट, देखो ओवर्ट है ना जो हमें दिखाई देगा, ठीक है। कोवर्ट को कंसील के साथ कनेक्ट करो। कंसील आपने वर्ड देखा होगा, कंसील किसको कहते हैं, छुपाना, ठीक है। जो कोवर्ट है ना इसको इस तरह याद रखो, तो हिडन इस तरह भी याद रखना, ठीक है। कोवर्ट मींस हिडन, ओवर्ट मींस ओपन, यानी ओपन के साथ, ओवर्ट है ना ओपन के साथ कनेक्ट करो जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल एंड टेंजिबल, ठीक है। विजिबल ह्यूमंस मेड ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें ना जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये किस में आएगा, मटेरियल में। ये ओवर्ट हो गया, यानी ओपन, हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नॉन मटेरियल इंटेंजिबल, नॉन विजिबल थिंग्स जो हमको दिखाई नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज आप देख नहीं सकते हैं, बिलीफ आप देख नहीं सकते हैं, आइडियाज आप देख नहीं सकते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं कोवर्ट में, ठीक है। कोवर्ट कंसील में, कोवर्ट को कंसील के साथ कनेक्ट करो, इस तरह भी याद हो जाएगा। या दोनों में से एक को कनेक्ट करो, देखो ओवर्ट को ओपन के साथ कनेक्ट करो, OPEN, दूसरा खुद आपको याद हो जाएगा। दो में से एक ही याद करना होता है। देखो आप एक अच्छे से याद करो ना, जब दूसरा आएगा तो आपको पता है वो इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो वो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, इस तरह आप याद रखना होता है, ठीक है। इसके बाद कल्चर इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। देखो इसका क्या मतलब है, जो एक्सप्लिसिट है ना, एक्सप्लेन, यानी EX को एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। ई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हैविंग एक्सप्लेनेशन, जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी उसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। कल्चर की एक्सप्लेनेशन होती है कई मामलों में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है हमारे पास, लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, के नॉट बी एक्सप्लेनड येट वी बिलीव, मतलब कुछ बिलीफ्स हैं हमें उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब आफ्टर डेथ क्या होगा, वो तो हमें रिलीजन बताता है, लेकिन हम लॉजिकली ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। मतलब हमारा बिलीफ अलग है, अलग बिलीफ चीज़ अलग है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है इम्प्लिसिट, ठीक है। इस तरह आप ये याद रखना। इसके बाद कल्चर इज आइडियल एंड मैनिफेस्ट। देखो कल्चर इज आइडियल एंड मैनिफेस्ट, आइडियल है ना, देखो मैं समझाता हूँ आपको, याद भी करवाता हूँ यहाँ पे टर्म्स को अच्छे से कीवर्ड्स के साथ कनेक्ट करके ना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आइडियल, देखो आप किसी को आइडियल मानते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम अपने, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्रॉफिट्स को आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो आइडियल का क्या मतलब है, हम चाहते हैं कि हम उस तरह बने, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आइडियल होता है हमारा, हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ की तरह, मतलब वो अच्छा था, हम भी अच्छा बनना चाहते हैं, वो अच्छी तरह लोगों के साथ पेश आते थे, हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छी तरह लोगों के साथ पेश आते हैं, उसको आइडियल कहते हैं, ठीक है। मतलब हमें कैसा होना चाहिए, वट ऑट टू, ठीक है। आइडियल वट ऑट, हमें कैसा होना चाहिए। मैनिफेस्ट मीन्स what people are actually doing, जैसे what are to ideal, manifest means what people are actually doing, ठीक है। इसके बाद कल्चर इज स्टेबल एंड चेंजिंग, ठीक है। कल्चर स्टेबल भी है, चेंजिंग भी है, ठीक है। व्हेन कल्चर इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हम जब अपना कल्चर जनरेशन से जनरेशन की तरफ मतलब ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसमिट थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो हमने पहले पढ़ा, तो वहाँ पे चेंजिंग नहीं होती, हम अच्छी तरह अपना कल्चर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो उसको स्टेबल कहेंगे। लेकिन कुछ और कल्चर के कॉन्टैक्ट में आ गया तो वहाँ पे क्या होगा कि हम अच्छी चीज़ें उनकी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम चेंज ला सकते हैं अपने कल्चर में, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही जगह लिखा कल्चर, बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चर, ठीक है। कल्चर इज ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक, कल्चर इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, कल्चर इज स्टेबल एंड चेंजिंग, कल्चर इज ओवर एंड कोवर्ट, कल्चर इज लर्निंग इज लर्नड, यानी कल्चर हम लर्न भी करते हैं, शेयर हम शेयर भी करते हैं सोसाइटी में, फिर अंडरस्टैंड करते हैं ना, सोसाइटी में लोग शेयर करते हैं ना अपना कल्चर, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह भी आप, मैंने एक ही जगह इन सब टर्म्स जो कुछ मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना इन टर्म्स में, इन डेफिनेशन ये सब, तो इनको मैंने एक ही जगह यहाँ पे लाया, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब रिवाइज करना हो तो इसी को देख लेना, फिर जब आपके वो कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर इन चीज़ों को ही देखना होता है। कल्चर इज सिंबॉलिक, ठीक, कल्चर सिंबॉलिक है, ये आपको पता होगा, यूनिक होता है। कल्चर आइडियल एंड मैनिफेस्ट, ये मैंने आपको बोला। बाद एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, एलिमेंट्स मींस यूनिट्स ऑफ कल्चर। कल्चर में क्या आता है, यू सिंबल्स आते हैं, हर एक स्टेट का सिंबल आपको पता होगा, लैंग्वेज, वैल्यू, नॉर्म्स, क्लॉकवेज, देखो ये यहाँ पे आपके सिलेबस में है स्पेसिफिकली। ये जो लैंग्वेज है ये नहीं है, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, क्लॉकवेज है, लेकिन इन दोनों की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ही लिखी है बस, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो सिंबल्स क्या है, आर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, गेस्चर्स, साउंड्स और इमेजेस दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स रेदर देन देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी खिलजी पीजेंट की, ठीक है। ये जो खिलजी पीजेंट है, इन्हें अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, ये खिलजी पीजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमारी यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये खिलजी पीजेंट, ये आपको याद रखना, खुद को है ना, रेदर देन देमसेल्व्स, ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये खिलजी पीजेंट हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि खिलजी पीजेंट उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लैंग्वेज, थ्रू लैंग्वेज कल्चर इज कम्युनिकेटेड एंड ट्रांसमिटेड, विदाउट लैंग्वेज इट इज इम्पॉसिबल, यानी इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डेवलप एलॉबरेट एंड ट्रांसमिट कल्चर टू द फ्यूचर जनरेशन, यानी इम्पॉसिबल है कि हम कैसे कल्चर को फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है। बस ये डेफिनेशन आपको याद रखना। वैल्यूज, आप ये सिलेबस में जो लिखा है ना स्पेसिफिकली वैल्यूज है ना, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, मैंने अच्छे से इसके 14 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, और इसी तरह और भी जो कुछ भी आगे होगा आप देख लेना। वैल्यूज को देख लेते हैं। देखो वैल्यूज है ना, रोड मेप्स ऑफ आवर लाइव्स, इसका क्या मतलब है, जहाँ पे अगर किसी जगह हमने जाना होता है ना, तो हमारे पास मेप होता है ना, रोड मतलब हमें रोड के थ्रू जाना होता है। इसी तरह वैल्यूज है ना, हमारी लाइफ जो है ना, हमारी लाइफ उसका रोड मैप है, हमें किस तरह जाना है, हमें किस तरह चलना है, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है।
इसके बाद वैल्यूज और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। वैल्यूज और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो नॉन मटेरियल वैल्यूज और नॉन मटेरियल ही होते हैं ना, हम वैल्यूज को टच नहीं कर सकते हैं ना, ये आपको याद रखना है। इसी तरह दीज आर एब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस फॉर आवर लाइफ, अभी मैंने बोला जिनको हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस फॉर आवर लाइफ। डिसीजंस होते हैं ये, गोल्स होते हैं, हमारी चॉइसेस होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। हमारी चॉइसेस हम टच नहीं कर सकते ना अपनी चॉइसेस को। ये वैल्यूज है ना, आपको ये याद रखना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है। एंड एक्शंस, एक्शंस को भी हम टच नहीं कर सकते, यानी जो हम कर रहे हैं ना, एक्शन किसको हम बोल रहे हैं, जो प्रोसेस को, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें आता है। दीज आर शेयर्ड आइडियाज ऑफ ए ग्रुप्स और सोसाइटी सो दैट सो टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो है ना, ये जो वैल्यूज है ना, ये एक सोसाइटी ने शेयर किए होते हैं, एक सोसाइटी ने बनाए होते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो इस तरह आप ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यही वैल्यूज हमें बताते हैं व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, ये हमें वैल्यूज बताते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, अनडिजायरेबल क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, अनएक्सेप्टेबल क्या है, इथिकल क्या है, अनइथिकल क्या है। ये शेयर्ड होते हैं वैल्यूज, हमें सोसाइटी में पता चलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज और डायनामिक मीनस, चेंज भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं। चेंज कुछ वेज में चेंज भी नहीं होता है, कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस में चेंज भी होते हैं, ठीक है। वैल्यूज और आल्सो डाइवर्सिफाइड मींस दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कल्चर टू कल्चर ये वेरी होता है, ठीक है। वैल्यूज एक कल्चर में एक सेट ऑफ वैल्यूज होगा, दूसरी जो सोसाइटी होगी वहाँ पे एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज होगा, ठीक है। सम वैल्यूज आर यूनिवर्सल, यानी जो हर एक जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को मारना हर एक इंसान पसंद नहीं करता है, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। मैंने और एग्जांपल आगे लाई है यूनिवर्सल वैल्यूज की, वो आप देखिए वैल्यूज, ठीक है। ऑनेस्टी, ट्रूथ टेलिंग, रेस्पेक्ट एल्डर्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड, जो नीड में है उनको हेल्प करने, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव क्या है, थीफ है, इंडिसेंसी है, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये वैल्यूज हैं। पॉजिटिव है डिसरेस्पेक्ट करना किसी को, ये नेगेटिव वैल्यू है। डिसऑनेस्टी, फॉल्सूट, फ्रूगैलिटी, ठीक है, मतलब मीन, यानी मीन जो इंसान होगा, मतलब कंजूस जिसको हम कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, हिपोक्रेटिक ओथ मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये वो वाला हिपोक्रेटिक नहीं है जिसको हम, इसके दिल में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है, वो HYPO, ठीक है, हिपोक्रेटिक होता है। ये HIPP है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक ओथ है जो डॉक्टर्स लेते हैं कि वो पेशेंट्स की जो है ना सीक्रेट रखेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको हार्म नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है, विलिंगली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू की एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप जिसने ये पढ़ा नहीं होगा वो बोलेगा ये तो शायद हिपोक्रेटिक है, चलो नेगेटिव होगा। तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी। इसके बाद नॉर्म्स, देखो नॉर्म्स क्या है नॉर्म्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ये भी है। वैल्यूज अलग चीज़ है, नॉर्म्स अलग चीज़ है। देखो नॉर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यूज, जो नॉर्म्स है ना ये वैल्यूज से निकलती है। आगे मैं आपको आगे ये ग्राफ भी बताऊंगा, वो आप वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। दे आर इम्प्लिसिट प्रिंसिपल्स फॉर सोशल लाइफ, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। जो नॉर्म्स है ना इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नॉर्म्स आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, ये सिचुएशन के हिसाब होते हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। देखो आप ये नॉर्म्स के जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं ना, और ये जो अभी वैल्यूज के पॉइंट्स मैंने, इनको अच्छे से आप रट लेना, ठीक है। आप अच्छे से इनको रट लेना, ठीक है। नॉर्म्स आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस, दे टेल अस हाउ टू डू थिंग्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, यानी क्यों ये सब करना, ये कौन बोलता है हमें, नॉर्म्स, ठीक है। सोशल नॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मोर्स एंड फ्लॉक्स। यानी अब सोशल नॉर्म्स है ना, ये नॉर्म्स है ना, वैल्यूज तो हमने देखे, उनके पॉइंट्स हमने देखे, अब नॉर्म्स है ना, इनका हमने ये पॉइंट्स हमने देखे। इसके बाद इनके दो टाइप्स हैं, एक तो फ्लॉक्स हैं, एक तो मोर्स हैं, जो आपके सिलेबस में है। मोर्स क्या है, और इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग है सोशल नॉर्म्स फॉर एग्जिस्टेंस, सेफ्टी, वेलबींग एंड सोशल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद किस तरह रखोगे, ये मोर है ना, मोर मीन ज्यादा, क्या है, ज्यादा, ठीक है। अब उर्दू किसी को समझ नहीं आ रही होगी, मैं ट्रांसक्रिप्शन में लिखूंगा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, मोर मीन ज्यादा, ठीक है। तो इसको ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह भी याद रख सकते हो। कीवर्ड, बस कीवर्ड है। इफ वी कंटिन्यूअसली वायलेट मोर्स वी मे फेस स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। अगर हमने इनको वायलेट किया ना मोर्स को, हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस मतलब सोसाइटी की तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मोर लॉ है, ठीक है। लॉ को हम अवॉइड अगर नहीं करेंगे ना अच्छे से, ये स्ट्रिक्ट है ना, ये मोर्स में आएगा। लॉ है ना, ये मोर्स में आएगा। आपको आगे भी अच्छे से समझ आएगा मोर्स क्या है, नॉर्म्स है। यहाँ पे याद रखो, लॉज को अगर वायलेट किया हमें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिल सकती है, ये मोर्स में आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मोर्स और फॉर्मल, ये भी आपको याद रखना है। मोर्स क्या है, फॉर्मल। फ्लॉकवेज है इनफॉर्मल, मोर्स है फॉर्मल। मोर्स है मोर इंपॉर्टेंट, फ्लॉकवेज है लेस इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मोर्स में पनिशमेंट मिलेगी, इस तरह आप याद रखना। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस तरह आप याद रखना। इसके बाद द अदर काइंड ऑफ मोर्स, एक और मोर्स टाइप है इसका, वहाँ पे हमने देखा लॉज है, यहाँ पे एक और टाइप है, ये है कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस आर एस्टैब्लिश्ड रूल्स गवर्न बिहेवियर, ये गवर्निंग बिहेवियर, ये एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं जो ऑलरेडी सोसाइटी में सेट किए गए हैं, जो एक बिहेवियर को गवर्न करते हैं, किस तरह करना है आपका, मतलब आपको क्या करना है, किस तरह उठना बैठना, वो सब
दे आर जनरली एक्सेप्टेड आइडियल्स बाय द सोसाइटी। ये जो है ना मोर्स है ना जनरली एक्सेप्टेड आइडियल्स, ये सोसाइटी मतलब जो है ना ये चाहती है कि इसी तरह लोग, ये डिमांड करती है सोसाइटी की इसी तरह लोगों को करना चाहिए। आइडियल यानी ऑट टू डू, बट ऑट टू डू जो मैंने आपको पहले बोला आइडियल्स और मैनिफेस्टेशन के बारे में जो डिफरेंस है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अब फ्लॉक वेज में क्या डिफरेंस है, देखो फ्लॉक वेज आर द वेज ऑफ लाइफ डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर डिटेल्ड एंड माइनर, ठीक है। माइनर इंस्ट्रक्शन, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं फ्लॉक वेज, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या बोला, मोर्स मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ के माइनर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ट्रेडिशनल रूल्स आते हैं इसमें। इसके बाद वायलेटिंग फ्लोकवेज मे नॉट रिजल्ट इन सीरियस पनिशमेंट अनलाइक वायलेटिंग मोर्स। अगर मोर्स आप वायलेट करोगे ना वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन फ्लॉकवेज में पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये छोटी चीजें माइनर वे पे हैं। जिस तरह माइक्रो मैक्रो है ना, इसी तरह आप इनको भी कंसीडर करो। इसके बाद दे आर लेस मॉरली बाइंडिंग, जो मोरल्स हैं वो मोर मॉरली बाइंडिंग है, जो ये है ये लेस मॉरली बाइंडिंग है। फ्लॉक वेज आर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग एंड डूइंग थिंग्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। वही चीज करने का तरीका जो है ना उसको फ्लॉक वेज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल एटिकेट, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। टेबल एटिकेट, डिनर किस तरह करना है, ड्रेसिंग किस तरह करना है, वॉकिंग किस तरह चलना है, आपको इस पे पनिशमेंट कोई नहीं, हार्डली आपको बोलेगा कि अच्छा अच्छी तरह नहीं चलता है, ये अच्छी ड्रेसअप नहीं करता है, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता, ये लोअर लेवल पे है, ठीक है। टॉकिंग किस तरह बात कर रहा है कोई, तो ये भी एग्जांपल्स है किसकी, फ्लॉक वेज की, ठीक है। दे आर नॉट एनफोर्सड बाय लॉ, ये आपको मैंने पहले बोला, मोर्स क्या है एनफोर्सड बाय लॉ, बट बाय इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ठीक है। इनफॉर्मल ये होते हैं, इनफॉर्मल जो ये ना फ्लॉक वेज है ना, ये इनफॉर्मल होते हैं, ये आपको याद रखना है। दे आर नॉट हेल्ड टू बी इंपॉर्टेंट और ऑब्लिगेटरी एज मोरल्स, ये सेम चीज़ आपको मैंने अच्छे से बोला, जो उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी कम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दे आर डिजाइनड मेंटेनड एंड एनफोर्सड बाय पब्लिक सेंटिमेंट्स, ठीक है। जिस तरह पब्लिक के सेंटिमेंट्स होते हैं ना उसी तरह ये जो फ्लॉक वेज है ना ये डेवलप होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फ्लॉक वेज, फैशन एंड कस्टम, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। फैशन एंड कस्टम किसकी एग्जांपल है, फ्लॉक वेज की, ठीक है। इसके बाद फैशन है, ठीक है। देखो फैशन है ना ये फॉर्म ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। कस्टम भी फॉर्म ऑफ बिहेवियर, फिर डिफरेंस क्या है। दीज टाइप्स ऑफ फ्लॉक वेज आर सोशली अप्रूव्ड एट ए गिवन टाइम, ठीक है। फैशन है ना एट ए गिवन टाइम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने देखो एक साल में एक किस्म का वो हुडी वाली जो वार्मर होती है वो आम होती है, वो फैशन बन जाता है। दूसरे साल कुछ और निकल आता है, शूज़ डिफरेंट, एक साल में एक फैशन होता है, दूसरे साल में दूसरा फैशन होता है। यानी एट ए गिवन टाइम ये अप्रूव होते हैं सोसाइटी में। ये सब्जेक्ट टू पीरियोडिक चेंज, यानी चेंज जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, फैशन चेंज एट फास्टर रेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन कस्टम क्या है, हैबिट इज, देखो कस्टम अगर डेफिनेशन देखोगे ना, देखो हैबिट इज ए पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट मींस एक इंसान की जो आदतें हैं ना उनको हैबिट्स कहेंगे, ठीक है। एक ग्रुप की आदत, एक ग्रुप है ना उनकी ये मतलब टोटलिटी में उनका जो ट्रेड होगा ना, आदत होगी ना, तो उसको कस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज, ये जो कस्टम्स है ना ये स्लोअर रेट पे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल फेरन, आपने ये नहीं देखा होगा एक साल में फेरन पहना, दूसरे साल में नहीं, फिर तीसरे साल में कुछ और, इसको टाइम लगता है चेंज होने में। हमारा मतलब कश्मीरी में जो फेरन है ना, कांगी है फेरन है, तो इनको चेंज करना बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ये आपको याद रखना है, जो कस्टम्स है ना ये स्ट्रांग होते हैं और ये स्लोली चेंज होते हैं, और जो फैशंस होते हैं ये जल्दी चेंज हो, फास्टर स्पीड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक साल एक किस्म का हेयर कट होता है, दूसरे साल में दूसरे किस्म का हेयर कट होता है। इसी तरह शूज़ की आप देख लें, आप कुछ भी देख, बैग्स देख लें, कुछ भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। इसमें क्या क्या आता है, देखो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर यानी यूनिट्स ऑफ कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, सिंबल्स, लैंग्वेजेस, इसी तरह फ्लॉक वेज, मोर्स, कस्टम्स, फैशंस, लॉज, ठीक है। लॉज भी हमने देखा ये किस में आता है, मोर्स में। ये फैशन और कस्टम किस में आता है, फ्लॉक वेज में। ये मोर्स हमने पढ़ा, फ्लॉक वेज में हमने पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, सिंबल्स के बारे में भी देखा, नॉर्म्स के बारे में भी देखा, वैल्यूज के बारे में भी देखा, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या क्या है, देखो वैल्यू भी है नॉर्म्स भी है, ठीक है, फ्लॉक वेज भी है, मोर्स भी है, ये भी आएंगे इसी में, ठीक है। तो ये दो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, एक ही जगह मैंने इसको सम अप किया, आपको इजी होगा फिर याद करने में। देखो यहाँ पे फ्लॉक वेज है ना, यहाँ पे फैशन और कस्टम है, इसकी दो टाइप्स। मोर्स है ना कन्वेंशन और लॉज, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। बाद वाई कल्चर्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, सिंपल जियोग्राफिकल फैक्टर हो सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ठीक है। स्पेन ऑफ इंटरेस्ट यानी कल्चर वेरी एज पीपल्स इंटरेस्ट इन लाइफ आल्सो वेरी, यानी जब लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते हैं ना कल्चर भी चेंज होता है, ये भी एक फैक्टर, इसको स्पेन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकल चांसेस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज। देखो एक सोसाइटी है उसको एक अच्छा किंग मिला, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हुई, वहाँ पे कल्चर भी अच्छे से डेवलप हुआ, तो जब उस कल्चर को हम दूसरी सोसाइटी के कल्चर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंस आ सकती है, ठीक है। सम बिलीव दैट कल्चरल वेरिएशन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी, कुछ जो सोशोलॉजिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो इंसान की स्टडी करता है, सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी की, तो उनका ये मानना है कि जो ये कल्चरल वेरिएशन है ना ये जेनेटिकली है, ठीक है, जेनेटिकली यानी जीन्स में, हमारे जीन्स में है, ठीक है। इनका ये भी एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एथनोसेंट्रिज्म है ना, इसमें क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, मैंने वो क्वेश्चन भी लिया है, तो आप समझ लो पहले एथनोसेंट्रिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने वर्ड्स में इसको अच्छे से डिफाइन किया है, आप देख लेना कितना ईजी है। देखो ये एक सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ का बंदा,
ठीक है, यहाँ का बंदा जो है ना, ये सेंटर अपनी सोसाइटी को बनाता है और इस सोसाइटी के साथ कंपेयर करता है या इस सोसाइटी के साथ कंपेयर करता है। सेंटर कौन बनाता है? अपनी सोसाइटी को सेंटर रखता है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपनी सोसाइटी को बनाता है, ठीक है। और इन दो सोसाइटीज़ को बोलता है कि ये गलत है, ये फुल ऑफ एरर्स है दोनों को, ठीक है। चाहे एक हो चाहे दो को फुल ऑफ बैड बुरी समझते हैं इसको, तो इसको कहते हैं एथनोसेंटरिज्म, यानी सेंटर अपनी सोसाइटी को बनाता है और दूसरी सोसाइटी को गलत समझता है, तो उसको क्या कहते हैं? एथनोसेंटरिज्म, सिंपल इतनी है। अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग वंस ओन कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ एज द बेस्ट एंड द सेंटर of all, and on the other hand regarding other ethnic groups and cultures as inferior, bad, full of errors, etc. एथनोसेंटरिज्म। इसके बाद क्या है? एक और टर्म है कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। ये इजी है, देखो इसका क्या मतलब है। देखो, डिस्पाइट द कल्चरल डिफरेंसेस, रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस रादर देन कंडेमिंग अदर पीपल्स कल्चर, ये अपोजिट है कि इसका इथनोसेंटरिज्म की। जो ये टर्म्स दो है ना, ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस भी होंगे लेकिन रेस्पेक्ट करना दूसरे कल्चर को, इसको क्या कहते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, रिलेटिविज्म। इसके बाद कल्चरल शॉक, इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सपीरियंस व्हेन पीपल एनकाउंटर न्यू कल्चर्स, यानी देखो इसको किस तरह याद रखोगे आप। न्यू कल्चरल एलिमेंट्स सच एज न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज, बिलीफ। जब एक सोसाइटी है ना, वो जब कांटेक्ट में आते हैं ना, दूसरी सोसाइटी के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है, तो वो नई नई चीज़ें वहाँ पे देखता है, उसको शौक हो जाती है, ठीक है। आप इस तरह याद रखो, वो शौक हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंज बिलीफ जब वो देखते हैं ना, वो शौक हो जाते हैं, इसको कहते हैं कल्चरल शौक, ठीक है। इतना ही है बस इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इन हाईली एथनोसेंट्रिक डिफिकल्ट टू अडॉप्ट। देखो, अगर एथनोसेंट्रिक सोसाइटी होगी ना, एथनोसेंट्रिक सोसाइटी जो मैंने आपको पहले बोला, जो अपनी सोसाइटी को अच्छा समझता है, दूसरी सोसाइटीज़ को बुरा समझता है, वहाँ पे एडॉप्टेशन डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम दूसरी कल्चर की एडॉप्टेशन नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ना, यहाँ पे एडॉप्टेशन पॉसिबल है, ईजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कल्चरल यूनिवर्सलिटी। वो कल्चर्स जो हर एक सोसाइटी में पाए जाते हैं उनको कहते हैं कल्चरल यूनिवर्सलिटी। यहाँ पे मैंने लिखा है बिलीफ है, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, मटीरियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं कल्चरल यूनिवर्सलिटी में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स, एज रीडिंग, जोकिंग, यहाँ पे एथलीट्स, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आप खुद इनको देख ले। मील टाइम है, इसी तरह यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, वियरिंग है, ऑर्नामेंट है, इसी तरह मॉडेस्टी है, कॉन्टरशिप है, कॉस्मोलॉजी है, इनको खुद देख लेना, ठीक है। इसके बाद है कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स। देखो, कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स क्या है? कोई चीज़ मतलब सेम चीज़ को डिफरेंट वे में करना, उसको कहते हैं कल्चरल ऑल्टरिज्म, ठीक है, कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स या कल्चरल ऑल्टरिज्म। इसका क्या मतलब है? देखो, पेशेंट्स की केयर करना, ठीक है, पेशेंट्स की केयर करना, ये क्या है? यूनिवर्सल, कल्चरल यूनिवर्सलिटी की एग्जांपल है। लेकिन तरीके डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके हैं, इसको कहते हैं कल्चरल ऑल्टरिज्म, ठीक है, या कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। यानी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर डूइंग सेम थिंग, ठीक ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कल्चरल स्पेशलिटी, यहाँ पे स्किल्स की बात है, ट्रेनिंग्स की बात है, नॉलेज की बात है। अगर दो कल्चर्स में एक की जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा है, ट्रेनिंग ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, इसको कहेंगे कल्चरल स्पेशलिटीज़। किसी फील्ड में ज़्यादा स्पेशलिटी है एक स्पेसिफिक कल्चर को, एक स्पेसिफिक सोसाइटी को, इसको क्या कहेंगे? कल्चरल स्पेशलिटी। इसके बाद कल्चरल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मटेरियल चीज़ें हैं ना, सोसाइटी का जो मटेरियल कल्चर है ना, जो टेंजिबल कल्चर है ना, या कंक्रीट कल्चर है जिसको हम टच कर सकते हैं, अगर वो फास्टर चेंज हुआ ना एज कम्पेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे कल्चरल लैग। फॉर एग्जांपल, द ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है ना, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, यानी टेंजिबल चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्टर वे में मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, इसको कल्चरल ले कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कल्चरल लीड। कल्चरल लीड अपोजिट है। देखो, जहाँ पे नॉन मटेरियल कल्चर है ना, नॉन मटेरियल कल्चर ये फास्ट चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू मटीरियल कल्चर, ठीक है। व्हेन दिस ओकर इट इज कॉल्ड कल्चरल लीड। फॉर एग्जांपल, इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ये आपको याद रखना है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कल्चरल लीड होता है, और मोर डेवलप्ड लाइक जो क्या इसको कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, कल्चरल लेग होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 80 एमसीक्यूज, इसी टॉपिक के रिलेटेड देखते हैं। मैंने आंसर्स वहीं पे रखे हैं सो दैट आपको परेशानी नहीं होगी ढूंढने में, तो मैंने यहाँ पे ही रखा है, आपका टाइम भी बच जाएगा। मैं बस इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये आंसर इसका क्यों है। इसी तरह, तो ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड शेयर कॉमन गोल्स एंड नॉर्म्स इज नोन एज। देखो, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, ठीक है, हु इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। सोसाइटी तो कंट्री भी आती है, कंट्री के लोग पूरे एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं ना, ओवरसीज भी सोसाइटी में आता है, ठीक है। तो ये बहुत वाइडर टॉपिक है, ये वाइडर टर्म भी है सोसाइटी, इसको आप देख लेना लेक्चर नंबर 1 में, ये नहीं आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी मतलब वास्ट टर्म है, ठीक है। कल्चर तो नहीं आएगा, कल्चर एक अलग टर्म है। सोशल ग्रुप आएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस तो नहीं आएगा, ये इंस्टीट्यूशन अलग टर्म है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की गई है, तो सोशल ग्रुप आएगा, ग्रुप की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो, ए फैमिली, या स्कूल एंड चर्च आर द एग्जांपल्स। मैंने पहले ही बोला आपको अच्छे से, स्कूल यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चर्च यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फैमिली ये भी आता है सोशल इंस्टीट्यूशन में, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल्स हैं, आपको मैंने अच्छे से ये भी बोला। इसके बाद ए सिस्टम और
a system of behavioral and relationship patterns that are densely interwoven, यानी interwoven means linked, जो एक दूसरे से linked है, ठीक है, densely and enduring that function across generations is known as, ठीक है। देखो patterns, relationship patterns, ठीक है, linked ये भी आपको कहना चाहिए, a system of behavioral एंड रिलेशनशिप पैटर्न, मैंने पहले जब डेफिनेशन में बोला ना, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो सिस्टम ऑफ बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, उसमें सेट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। देखो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, ये किस में होते हैं? ये होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन में। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया पहले ही, सोशल इंस्टीट्यूशन है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल लर्न द एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स अप्रोप्रिएशन फॉर मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर इज कॉल्ड। तो हम कहाँ से सीखते हैं चीज़ें, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर्स, ये कहाँ से हम सीखते हैं? सोसाइटी से। तो इसको कहते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। सोसाइटी से ये चीज़ें हम सीखते हैं ना, हमें सोसाइटी बताती है ना क्या ठीक है क्या गलत है, तो इस तरह आप ये याद रखना, सोशलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इज, सोशल इंस्टीट्यूशन की प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो है, देखो, क्रिएट सोशल हायरार्की, ये तो नहीं है। प्रोमोट इंडिविजुअलिज्म, ये भी नहीं है, इंडिविजुअलिज्म को प्रोमोट नहीं करना है। रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट सोशल लाइफ, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये सोशल लाइफ को कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना। इंडिविजुअलिज्म तो है, ये तो नहीं है, ये तो इसके अपोजिट है, तो वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। क्रिएट सोशल हायरार्कीज, ये भी नहीं है। एनकरेज सोशल कन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं है। कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं ना, सोशल इंस्टीट्यूशंस का ये काम नहीं है ना कि वो कन्फ्लिक्ट करें सोसाइटी में। मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये इसका आंसर है, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी इसका ये मतलब है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन क्या है? देखो इसका प्राइमरी जो है ना, वो है नॉलेज, लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहुंचाते हैं ना, स्किल्स भी, प्रोमोटिंग सोशलाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन का काम है। इसी तरह फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तब आपके माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, ये भी किसका काम है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, ठीक है, ये आपको याद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सोशल कंट्रोल इज डिफाइंड एज। देखो सोशल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सोशल कंट्रोल क्या है, कि ये एक पनिशमेंट है, हो सकती है एक लॉ हो सकता है, एक लिमिटेशन होती है एक सोसाइटी में कि जो रोकती है कि इंसान को गलत हरकत करने से, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल को रेगुलेट करता है, ग्रुप बिहेवियर टू कन्फर्म सोशल नॉर्म्स, ठीक है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है ना उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, या ग्रुप का, ठीक है, और उसको बताता है कि सोशल नॉर्म्स क्या है, आपको ये नहीं करना चाहिए वरना आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ये सब चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट, ठीक है, तेज तेज करते हैं, ठीक है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज एनफोर्स्ड थ्रू, फॉर्मल की बात हो रही है तो लीगल सिस्टम एंड लॉज, मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपको मैंने थ्योरी सेक्शन में बोला अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सर्टेड थ्रू, ये याद रखना आपने, फैमिली एंड कम्युनिटी प्रेशर्स। इसी वजह से एक बंदा लोगों की इज्जत करता है कि फैमिली में मुझे कोई इशू ना आ जाए, ये चीज़ें हैं, तो इस तरह ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग एंड डिफाइनिंग बिहेवियर एज डिविएंट एंड प्रॉब्लमेटिक इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? लेबलिंग की बात आई ना, डिविएंस लेबलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज विद एंड यूजेस एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की बात हुई ना, रेफरेंस ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेफरेंस ग्रुप यानी रेफरेंस पॉइंट लेता है और उसके बाद वो दूसरी सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है, या इंडिविजुअल्स या कुछ भी, कोई भी ग्रुप भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल मोबिलिटी रेफर्स, मोबिलिटी आई ना, मोबिलिटी, मोबिलिटी किसको कहते हैं? मूविंग बिटवीन सोशल क्लासेस और स्ट्रेटा, ठीक है। स्ट्रेटा वो सोसाइटी की, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है स्ट्रेटा क्या चीज़ है, लायर्स यहाँ पे मैं बता दूंगा। स्ट्रेटा, नंबर ऑफ लायर्स को स्ट्रेटा कहता है और एक लायर को स्ट्रेटम कहता है। स्ट्रेटिफिकेशन, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, वहाँ पे आप वो समझ सकते हैं, मूविंग बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस, क्योंकि सोशल क्लासेस में मूवमेंट होती है ना, एक मिडिल क्लास का है, एक हायर क्लास का है, एक लोअर क्लास का, यहाँ पे मूवमेंट होती है ना, तो उसको कहेंगे मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज, प्राइमरी ग्रुप, फैमिली सबसे पहले यही आता है ना, प्राइमरी ग्रुप। यहाँ पे फिर एजुकेशनल ग्रुप है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, इकोनॉमिक भी है। इसी तरह जो कुछ मैंने 5 ग्रुप्स के बारे में, 5 प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बताया ना आपको ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में, तो फैमिली उसमें, ये 4 तो इनमें से कोई नहीं था ना उनमें, तो ये नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ फैमिली आएगा, ठीक है। ये 5 ही है तो मैन है, तो 5 में से एक ये है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द हाउथॉर्न इफेक्ट रेफर्स टू, ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, जो एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है ना एक इंसान पे, उसको कहते हैं हाउथॉर्न इफेक्ट, ये आपको इसी तरह याद रखना है, ठीक है, फैक्चुअल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सोशल नॉर्म्स, और सोशल नॉर्म्स क्या है? ये नॉर्म्स आई ना, एक्सपेक्टेशंस, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सोशलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग विच स्टेज, सोशल मोबिलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? चाइल्ड, जब चाइल्ड होता है ना, जो उस टाइम आप सिखाओगे ना उसको, वही वो समझ लेता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव वहीं पे होता है, सोशलाइजेशन पे, मतलब चाइल्डहुड में ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोशियोलॉजी एम्फसाइज, ये किस पे एम्फसाइज करता है? सिंपल, कन्फ्लिक्ट की बात हुई ना, तो स्ट्रगल फॉर पावर, पावर के लिए कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो रिसोर्स इस तरह याद रख सकते हो, स्ट्रगल फॉर पावर।
क्वेश्चन नंबर 18, डिवियंस इज डिफाइंड एज, मैंने आपको डिवियंस के बारे में अच्छे से बताया, बिहेवियर दैट वायलेट्स, देखो सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, डिवियंस बिहेवियर यानी एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद विच सोशल इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स वैल्यूज एंड नॉलेज, नॉलेज की बात आई ना, डायरेक्ट एजुकेशन, और वैल्यूज की बात आई डायरेक्ट एजुकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एनोमिया एज डिस्क्राइब्ड बाय इमाइल डर्कहेम, एक सोशियोलॉजिस्ट था, रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है, ए स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस और लेक ऑफ सोशल रेगुलरिटी, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब याद इस तरह रखो, देखो आपने आपको इनसोमनिया का पता है, इनसोमनिया यानी जब नींद ना, लेक ऑफ स्लीप जब इंसान हो जाता है उस बीमारी को क्या कहते हैं, इनसोमनिया। जिसको खून की कमी है उसको क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। मिया आया ना, इसमें भी लेक है, जब खून की, यहाँ पे भी लेक ऑफ सोशल रेगुलर, मैं कनेक्ट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, एनोमिया, ठीक है। ये इसको लेक ऑफ सोशल रेगुलरिटी के साथ, लेक की बात है ना, लेक के साथ कनेक्ट करो, यहाँ पे भी लेक, ये वहाँ पे भी लेक ऑफ ब्लड जब होता है, एनीमिया, एनोमिया है यहाँ पे, तो इस तरह भी याद रख सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन रेशनलाइजेशन के साथ कनेक्ट करो, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सोशल कैपिटल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका क्या आंसर है, सोशल, क्या बोला मैंने, सोशल कैपिटल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज, कैपिटल की बात हो रही है ना, बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जेंडर सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन इन द वर्क प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, जो मतलब जेंडर एक जेंडर एक साइड से रहेगा, मतलब मिक्स नहीं होगा जेंडर्स, तो इस ये किसकी ये एग्जाम्पल है, ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की मतलब एग्जाम्पल है। रह भी सकता है लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता है, पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर आप मतलब अच्छा नहीं समझा जाता है जब मिक्सचर हो जाता है, तो इस तरह आप ये याद रखना, ये जेंडर सेग्रीगेशन की एग्जाम्पल क्या है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, अब प्राइमरी तो हो गया, अब सेकेंडरी क्या है, देखो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, क्लोज फ्रेंड भी प्राइमरी होते हैं, ठीक है। ये जो सपोर्ट स्ट्रीम है ना, ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये आप याद रखना। हाई स्कूल क्लासमेट ये भी पहली दफ़ा मिलते हैं, जब मिलते हैं तो ये भी क्लासमेट्स हैं ना, एक ही दफ़ा ये प्राइमरी में आते हैं, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रीम है ना, ये यहाँ पे मिक्सड होते हैं, तो इसको सेकेंडरी के साथ आप कनेक्ट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म एथनोसेंट्रिज्म रेफर्स टू, मैंने आपको बोला ये वाला क्वेश्चन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया, इवॉल्वेटिंग एंड जजिंग अदर्स कल्चर बेस्ड ऑन वंस ओन कल्चरल नॉर्म्स, अपनी सोसाइटी के बेस पे दूसरी सोसाइटी को जज करना, ठीक है, उसको गलत बोलना, ठीक है, हो गए ये। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है, ये भी एक ग्रुप होता है ना। ऑडियंस ऑफ म्यूजिक कंसर्ट है ना, ये तो नहीं है ना ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, उनका कल्चर भी सेम नहीं हो सकता है, तो आप याद रखना मेंबर्स ऑफ फैमिली, तेज तेज ही करते हैं, इसको टाइम ज़्यादा हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, हु सेड दिस, ये किसने बोला था, ये आपको याद रखना है, मेलनोस्की ने बोला था, किसने, मेलनोस्की ने, ये आपको याद रखना, मैरिज के साथ मैरिज के साथ मेलनोस्की को याद रखना, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्ट करो इसके साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम क्लोज निट के, वो ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्यों, देखो वो ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस करते हैं, जिनकी फैमिली ज़्यादा केयरिंग होती है ना, जब उनको मतलब सेपरेशन हो जाती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल एजुकेशन की पर्पस पे उनको दूसरी जगह पे जाना होता है, तो वहाँ पे जब सेपरेशन आती है ना, उससे एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे होता है, क्लोज केयरिंग फैमिली, क्लोज निट केयरिंग फैमिली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, लीवी सिट्रस इंटरप्रेटेड द साइंस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर्स एग्जामिनिंग एवरीथिंग फ्रॉम द किनशिप कल्चर, ठीक है। लीवी सिट्रस किनशिप शिप सिट्रस के साथ कनेक्ट करो किसी भी तरह, प्रिमिटिव कल्चर के बारे में इसने ये बोला, तो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो किस तरह याद, अब किस तरह, शिप है ना, कश्मीर को मैं बोल रहा हूँ शुप ना सा शुप, और यहाँ पे लीवी है ना, लीवी को स्पेड के साथ कनेक्ट करो, या लेवन छुआना, ब्ले है ना, बेल्चे अथवा लेवन, तो किसी भी तरह ये दो टर्म याद करो, कनेक्ट हो जाएगा। What is the appropriate term to describe a woman marrying the brother of her deceased husband, ब्रदर इन लॉ, मतलब अगर किसी का हस्बैंड मतलब गुजर जाता है, तो अगर उसने वो शादी की ना उसके भाई के साथ, यानी ब्रदर इन लॉ या द्रोही ना, ब्रदर इन लॉ के साथ उसने शादी की ना, तो उसका क्या कहते हैं, लिवी रेट, क्या कहते हैं, लिवी रेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड द इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया एंड कल्चरल इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन, ये किसने बोला था, याद भी मैं करवाता हूँ, देखो उसने ओपन ये बोला था कि जो मास मीडिया है ना, मीडिया के बारे में उसने बोला, और कल्चरल इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज, ये भी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसने ये ओपनली बोला, डर के बगैर इसने ये बोला, क्योंकि मीडिया के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है ना आजकल, तो इस तरह आप कनेक्ट करने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ, थियोडर, डर के साथ, एडोरनी के साथ कनेक्ट करो, थियोडर है ना, थियोडर, थियोडर के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद विच रिलीजन इज मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये कौन है, इस्लाम है, ठीक है। ओवरऑल भी इस्लाम ही है, पूरे दुनिया में अगर टोटलिटी में बात करेंगे ना, तो प्रैक्टिस जो किया जाता है ना, वो इस्लाम ही है सबसे ज़्यादा।
इसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग विच थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ फैमिली, यहाँ पे इवोल्यूशन थ्योरी है, ठीक है, ये फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बस ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करती है, ठीक है, ये थ्योरी है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों, देखो ये किस तरह याद रखोगे, रेजिडेंशियल है ना, हम आमतौर पर पूछते हैं कि आपकी रेजिडेंस क्या है, यानी आपका घर कहाँ पे है, घर के बारे में बात हुई ना तो फैमिली के साथ ये कनेक्टेड करो, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली के साथ। थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर है ना, ये फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे फैमिली बनती है, इससे एक फैमिली बनती है, फैमिली स्ट्रांग हो जाती है, तो ये भी एक फैमिली के साथ रिलेटेड है। इसके बाद क्या है, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी, मोनोगेमी एक ही मतलब एक बंदा एक ही औरत के साथ शादी करेगा, तो ये भी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज assessments of outsiders combined with the tendency to evaluate the culture of outsiders in terms of one's own culture, यानी अपने कल्चर के बेस पे दूसरे कल्चर के बारे में बात करना, उसके बारे में जो कुछ भी बोलना, इसको क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। ये मैंने 3 दफ़ा बोला है आपको, एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से दी और पीछे भी इसका क्वेश्चन आया था और इस टाइम भी यहाँ पे भी मैंने लिया है। इसके बाद इन हिंदुइज्म धर्म मेनली सिग्निफाई, धर्म क्या बोलता है, धर्म ड्यूटी, कंडक्ट, वर्चूज एंड वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इसी तरह इसकी एब्रिविएशन बना दो, ये याद रखना है आपको। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस मार्टल लीनियल फैमिली स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है गारो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो इस जो है ना ट्राइब है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लीनिएज माँ की देखी जाती है, ठीक है। आम इन जनरल हमारी लाइफ में ओवरऑल क्या देखी जाती है, बाप की लीनिएज, लेकिन यहाँ पे माँ की लीनिएज देखी जाती है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द डिसहार्मनी बिटवीन रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीफ्स इज नोन एज, इसको कहते हैं कल्चर, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये। इसके बाद द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन ट्राइबल इकोनॉमी इज, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी मैन यूनिट जो होता है ना ट्राइबल इकोनॉमी है फैमिली, ठीक है, इस तरह ये याद रखना। इसके बाद मैंने और क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिए हैं, देखो an enduring culture structure that meets certain fundamental needs of a society and establishes social control is defined as, इसका क्या ऑप्शन है करेक्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन। ये enduring cultural structure that meet fundamental needs of society and establish social control, ही सोशल कंट्रोल कहते हैं ना, सोशल इंस्टीट्यूशन ही, तो इस तरह ये आप याद रखना। थोड़े से क्वेश्चन ये भी हैं, ये भी आप देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एंड्योरिंग मीन्स, एंड्योरिंग का क्या मतलब है, सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट ओवर ए कंसिडरेबल टाइम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कल्चरल स्ट्रक्चर मीन्स, कल्चरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड रूल्स, यानी सब कुछ इसमें आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज, फंक्शन क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन की, टू मीट द फंडामेंटल नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये तो आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव नो फिजिकल स्ट्रक्चर, शायद मैंने पीछे जब सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की ना, मैंने आपको शायद बोला कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जो लॉज होते हैं ना, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना उनके, तो उनको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी इज, सोशल कंट्रोल जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव नो फिजिकल इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। मैंने शायद आपको एक्सप्लेन करते करते शायद मेरे मुंह से निकला कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल है, लेकिन स्कूल नहीं है, वहाँ पे जो रूल्स है ना वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव नो फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों, देखो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना उनको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, न कि उस बिल्डिंग को, ये उसको टच नहीं कर सकते, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम टच नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी इज, सोशल कंट्रोल रेगुलेट करते हैं ना सोसाइटी के बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फैमिली, इसका करेक्ट आंसर है ये है फैमिली जो है ना ये ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये तो हमें पता है। इसके बाद इसके साथ साथ एंड इट्स ओरिजिन इज इन ऑब्सक्यूरिटी मींस अननोन, ठीक है, इसका हमें कोई पता नहीं, यहाँ पे लिखा है ट्रेस है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कहाँ से कब स्टार्ट हुई, इसका हमें ट्रेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग थ्योरीज about the origin of family believed that in the past offering of wife or daughter to the guest was considered as a mark of hospitality, ये जो है ना सेक्स कम्युनिज्म में होता था कि जब कोई मतलब गेस्ट उनको आता था ना, या वो उनको अपनी वाइफ देते थे और या अपनी डॉटर, ये इतना मतलब इसमें ये इस किस्म के कस्टम्स थे, ये आपको याद रखें, किसमें, सोशल कम्युनिज्म में। फैमिली स्टार्टेड विथ पैट्रियार्की बिलोंग्स टू द थ्योरी ऑफ पैट्रियार्कल, ठीक है, पैट्रियार्कल। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, दिस वन सेज दैट द वन मैन मैरिड वन वुमन बट मैरिड रिलेशन वॉज नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट, ठीक है, नॉट डेफिनेट सिंडाल, जब डेफिनेट होगा ना तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोगोमस, ठीक है, डेफिनेट रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद द टाइप ऑफ फैमिली इन विच आफ्टर मैरिज हस्बैंड मूव्स टू द रेजिडेंस ऑफ वाइफ इज नोन एज, ये जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ना घर पेट, उसी को कहते हैं मैट्रिलोकल रेजिडेंस, ठीक है, मैट्रिलोकल रेजिडेंस, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद
I.H. Morgan's name is associated with, ये आपको याद रखना है, matriarchal theory. मॉर्गन को matriarchal के साथ कनेक्ट करो, याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बिलीव दैट ओरिजिन ऑफ फैमिली इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ पोजेशन ऑफ फीमेल और वुमेन बाय मेन, इसको कहते हैं पॉलीगैमी थ्योरी, ठीक है। इसके बाद द सिस्टम पॉलीगॉमी मतलब आप समझ लें एक से ज़्यादा शादियाँ, उसको क्या कहते हैं पॉलीगॉम। पॉलीनोमियल आपने पढ़ा होगा, दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, वो सब। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द सिस्टम अंडर विच मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशंस वाज नॉट फॉरबिडन, इसमें जहाँ पे ब्लड रिलेशंस की मैरिज फॉरबिडन नहीं है उसको क्या कहते हैं, कंसेंगुइन, ठीक है, कंसेंगुइन। इसके बाद क्वेश्चन है द फैमिली इन विच देयर इज ओनली वन कपल विद चिल्ड्रन इज नोन एज, यहाँ पे इसकी ये मिस्टेक हुई है, इसका करेक्ट आंसर है कंजुगल फैमिली है, आपको मैंने बोला न्यूक्लियर फैमिली के बारे में अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इट इज बेस्ड ऑन मेटिंग रिलेशनशिप, ईच फैमिली हैज सम नॉमेनक्लेचर, ये भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली का ये वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ लिव ऑल्टरनेटिवली एट ईच अदर्स रेजिडेंस द मैरिज सिस्टम इज नोन, यानी कुछ टाइम फैमिली मतलब हस्बैंड के घर में रहेंगे, कुछ टाइम वाइफ के घर में रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे चेंजिंग, ठीक है। पैट्री लोकल उसको कहेंगे जब मेल के घर में रहेंगे, मैट्री लोकल उसको कहेंगे जब फीमेल के घर में रहेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद टाइप ऑफ द फैमिली इन विच मदर इज द बेसिक ऑफ ऑल अथॉरिटी इज नोन एज, ये आपको पता होना चाहिए मैट्रिलिनियल, जो गौरव के बारे में मैंने आपको पीछे बोला, जो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब लीनिएज फीमेल से ड्राइव की जाती है। द फैमिली इन विच फादर इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज, ये आपको पता होना चाहिए पैट्रिलिनियर लीनियल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम अंडर विच वुमन कैन मेरी मोर देन वन हस्बैंड एंड कीप ऑल ऑफ देम विद हरसेल्फ इज नोन एज, मतलब एक अगर औरत एक से ज़्यादा शादियाँ मतलब करेगी ना एट द सेम टाइम, उसको क्या कहते हैं पोलियंडोरस, ठीक है, पोलियंडोरस। इसके बाद ए फैमिली इन विच इंडिविजुअल गेट्स मेरीड इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे प्रोक्रिएशन फैमिली, ठीक है। इसके बाद ए फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज बोर्न इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे ओरिएंटेशन फैमिली, ये आपको एज इट इज याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द फैमिली इन विच डिसेंट स्टार्ट्स विद द मदर इज नोन एज मैट्रोनिमिक, मैट्रोनिमिक, ठीक है, मैट्रोनिमिक, मदर के साथ कनेक्ट करो। क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द मदर वाज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है, ब्यूटीफुल, ठीक है, आप समझ आपकी मदर बहुत ब्यूटीफुल है, इस तरह ब्यूटीफुल, इस तरह याद रखो, ये बुक इसने लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द फैमिली, ये क्या है, इट इज़ यूनिवर्सल, ये हमेशा ये साइलेंट फीचर है ना, मतलब फैमिली हर जगह होती है। इट इज़ फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, ये भी ट्रू है। इन इट मेंबर्स हैव प्राइमरी इमोशंस ओनली फॉर ईच अदर, गलत है, मतलब औरों के साथ भी इमोशंस होती है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ फैमिली, ठीक है, इट इज़ एन ओपन ग्रुप, नहीं ओपन नहीं है, ठीक है। इट इज़ ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, हाँ ये तो ट्रू है। इट इज़ ओनली ए क्लोज ग्रुप, क्लोज है ना, अपनी फैमिली तक ही क्लोज रखते हैं ना, अपनी फैमिली की जो कुछ भी बातें हैं ना वो फैमिली में ही रहती है क्लोज, बाहर नहीं हम करते हैं ना। तो ये हो गए ऑलमोस्ट 80 MCQs, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सब टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। अब मैं लाऊंगा फोर्थ टॉपिक और फिफ्थ टॉपिक, मतलब 10 मार्क्स का जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा यूनिट उठाएंगे। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बहुत टाइम लगता है, और PDF जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें, और जो कुछ भी गलतियाँ खामियाँ रह गई होंगी, एट टाइम्स मैं फंबल हो जाता हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो कुछ भी सजेशन हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।